हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, डी ट्रिपल एस बी की परीक्षा भी होने वाली है। इसके फॉर्म अभी नहीं आए हैं, लेकिन संभवतः इसी वर्ष इसका परीक्षा होना तय है। EMRS की भी परीक्षा होनी है। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। कभी भी इसका डेट आ सकता है। वो परीक्षा होनी ही है, चाहे आज हो चाहे 6 महीने बाद हो। तो जो साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो तो अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखें। असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। कहां कहां पर? एक तो मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर यूपी में। ये 3 स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरे जा चुके हैं। जो साथी गंभीरता पूर्वक इसकी तैयारी कर रहे हैं और वह उनका विषय हिंदी साहित्य है, उनके लिए यह वीडियो अति आवश्यक है। इनमें इस आज के इस लेक्चर में मैं आदिकाल के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करूंगा कि विशेष रूप से उनके नामकरण के बारे में बात करूंगा कि नामकरण तथा पहले कवि। इसी तरीके से मैं आपको एक सीरीज लेकर आऊंगा कि आदिकाल के जो प्रमुख तथ्य हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, वहां से प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है, वो तो कम से कम आपके रिवीजन का हिस्सा रहे और आप आसानी से उसको याद कर लें। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आदिकाल की हम बात कर रहे हैं। आदिकाल, ठीक है। आइए आदिकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आदिकाल के बारे में हम देखें, सबसे पहले इसके हम नामकरण के बारे में देखेंगे। नामकरण कि आदिकाल के नामकरण को लेकर किस विद्वान ने, किस आचार्य ने क्या क्या कहा है। प्रिय साथियों, आदिकाल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, उसमें नामकरण से एक प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। अभी पिछली बार जब यूपीएचएससी की परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें भी प्रश्न आया था। डी ट्रिपल एस बी में हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि वीर काल किसने कहा है, वीर गाथा काल किसने कहा है, आधार काल किसने कहा है, चारण काल किसने कहा है। उसके बाद अभी नवोदय विद्यालय का पेपर हुआ, चाहे अन्य किसी भी राज्य का पेपर हो, अभी झारखंड की भी फॉर्म निकले हुए हैं, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो जो भी साथी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह आज का लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम आदिकाल के बारे में बात करें कि आदिकाल के बारे में किसने क्या क्या कहा है। देखिए, एक है मिश्र बंधु, ठीक है। मिश्र बंधु में 3 भाई हुए, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के नामकरण को क्या कहा है? प्रारंभिक काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। ये जो इंपॉर्टेंट है वो आप ये सब आप नोट कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरे आइए, एक विद्वान हुए जॉर्ज ए ग्रियर्सन। देखिए, इतनी चीजें मैं आपको इतने विद्वानों के बारे में बताऊंगा, किसी एक पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने आदिकाल को, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके, आदिकाल, ठीक है, और विद्वान, ठीक है, ठीक। आइए शुरू करते हैं। जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। क्या कहा है? चारण काल, ठीक। तीसरे कवि के बारे में बात करें, विद्वान के बारे में बात करें, तीसरे विद्वान हुए जो बहुत फेमस है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है?
वीर गाथा काल, वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, चौथे विद्वान कौन हुए? तो चौथे विद्वान हैं हजारी प्रसाद प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल को आदिकाल कहा है और यही सर्वमान्य है। ठीक है, सभी विद्वानों ने, सभी आलोचकों ने आदिकाल के नाम को आदिकाल के रूप में ही स्वीकार किया है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, अगले विद्वान हुए कि महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, जिन्होंने आदिकाल को बीजवपन काल कहा। ठीक, अगले जो विद्वान थे राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल के नामकरण के रूप में आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, अगले विद्वान राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल कहा है। आठवां जो विद्वान हुए, ये बहुत मतलब प्रासंगिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, राम खेलावन पांडे। राम खेलावन पांडे ने आदिकाल को प्रवर्तन एवं संक्रमण काल कहा है। ठीक है दोस्तों, अगले विद्वान के बारे में बात करें तो अगले विद्वान है रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को शैशवा काल क्या कहा है? शैशवा काल कहा है। अगले जो विद्वान हुए श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ने वीर गाथा युग कहा है। देखिए, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है, वीर गाथा काल किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, आइए दो चार और हैं, उनके बारे में भी जान लें। ये अपने पास ये नोट डाउन आप जरूर रखें, क्योंकि इसको बार बार रिवीजन करें। याद करने से अच्छा है कि आप प्रतिदिन इसका रिवीजन करें या एक दिन बीच ला के रिवीजन करें, चीजें दिमाग में रहेंगी। ठीक है, श्याम सुंदर दास हमने देख लिया। एक हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा है? वीर काल। ठीक, 12वें विद्वान हुए मोहन अवस्थी। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है, आधार काल कहा है। एक हुए सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। ठीक है, एक है धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है साथी। ठीक है, एक अंतिम बात कर लेते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रारंभिक एवं उन्मेष काल कहा है। ठीक है, तो इन 15 विद्वान के बारे में हमने बात किया कि 15 विद्वानों ने क्या क्या कहा है आदिकाल का नामकरण क्या क्या दिया है। ठीक है, देखिए इसको प्रतिदिन आप अपने रिवीजन में रखिए। ठीक है,
यहां से एक प्रश्न पूछना एकदम तय है, पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा हो, यहां तक कि एक बार मैं देख रहा था, पेपर एनालिसिस कर रहा था, तो यूपी में एक परीक्षा हुई है अभी, लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, एडेड जूनियर की। ठीक है, एडेड जूनियर की परीक्षा हुई है, जो 6 से 8 तक के विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं टीचर लोग। उनमें भी यहां से प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। अभी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो DSSB की परीक्षा, चाहे EMRS की, वहां से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, मिस्र बंधु जो है उन्होंने प्रारंभ किया है, ऐसे याद करें। मिस्र बंधु जो है, मिस्र ने प्रारंभ किया। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चार दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है। ठीक है, और आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, वह सर्वमान्य है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है जो सर्वमान्य है, लेकिन आदिकाल के बारे में सर्वमान्य माना गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन को। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट देखो कौन सा है। एक तो मिश्र बंधु है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इंपॉर्टेंट है, जो बीज वपन काल नाम दिया है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन इंपॉर्टेंट है, जो सिद्ध सामंत काल। सांकृत्यायन राहुल जो थे सिद्ध थे, सिद्ध है तो राहुल गए पर यह गौरव की बात सखी हुए मुझसे कहकर न गए। ये सब अगर चीजें याद हो तो वहां से आप जोड़ सकते हैं। राहुल से याद करो सिद्ध। ठीक है, सिद्धि प्राप्त किए थे राहुल। और राम कुमार वर्मा जो है संधि, राम जी जो थे वह संधि में ज्यादा विश्वास करते थे, तो संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम खिलावन पांडे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप रिवीजन में इसको रखें, प्रवर्तन एवं संक्रमण काल। रामाशंकर शुक्ल रसाल सैशवा काल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिवीजन में रखें। श्याम सुंदर दास वीर गाथा युग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इंपॉर्टेंट है, वीर काल। ठीक है, मोहन अवस्थी ने आधार काल माना है, सुमन राजे ने आधार काल माना है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। धीरेन्द्र वर्मा अभ्रंश काल इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसको थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक उन्मेष काल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो महत्वपूर्ण है साथियों मैंने बताया, ये इनके नामकरण के बारे में हो गया। अच्छा, आदिकाल के समय के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं तो इनका समय जो माना गया है, जो सभी आलोचकों ने, सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है, 1050 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत। ठीक है, अगर हम इसको ईस्वी में बदले तो 57 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 57 माइनस करना पड़ेगा, तो 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी। ठीक है, आइए जब हम ये चीजें हम बातचीत कर लिए, तो थोड़ी सी बातचीत हम ये भी कर लेते हैं कि आदिकाल के जो प्रथम कवि माने गए हैं, तो किसने किस कवि को प्रथम कवि माना है। ठीक है, किसने किस कवि को प्रथम कवि माना है। जैसे देखिए, एक विद्वान हुए गारसा द तासी। गारसा द तासी ने 7वीं शताब्दी के अंगद को हिंदी का प्रथम कवि माना है साथी। ठीक है, दूसरे पर आए, एक विद्वान हुए मिस्र बंधु ग्रियर्सन। एक विद्वान हुए शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने भी 7वीं शताब्दी के किसको माना, पुष्प या पुंड को प्रथम कवि माना है। यहां मैं थोड़ा सा नोट कर देता हूं, प्रथम कवि व उनको मानने वाले विद्वान। ठीक है,
तो साथियों, गार्सद तासी ने अंगद को माना है, मिस्र बंधु ग्रियर्सन शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को माना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को पहला कवि, देखो शिव जी है, शिव जी पे हम जाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। तो यहां से ये ट्रिक बना लो कि शिव जी पे हमने पुष्प चढ़ाया था, तो पुष्प या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। चलिए आगे आइए, अगले कवि के बारे में बात करें। एक है ये बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 10वीं शताब्दी के कवि हुए एक राजा मुंज, राजा मुंज को प्रथम कवि माना है। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आइए अगले पर चलते हैं। एक विद्वान हुए राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं शताब्दी के सरहपा को, बहुत इंपॉर्टेंट, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, राम कुमार वर्मा ने 7वीं एवं 8वीं शताब्दी के एक हुए स्वयंभू को राम जी स्वयं बलवान थे, या कुछ भी यहां से जोड़ लो। स्वयं कहां आता है? राम जी के पास स्वयं जाना पड़ता है, स्वयं आराधना करनी पड़ती है, वहां से याद कर लो। राम कुमार वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्वयंभू को इन्होंने प्रथम कवि माना है। ठीक है, आइए दो और छोटे छोटे हैं, हम उसको देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवल मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो मेरे ने एनालिसिस किया है परीक्षा पेपर में। एक हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 12वीं व 13वीं शताब्दी के एक कवि हुए, उनका नाम था अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। तथा एक है शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी माना जाता है। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है। अब आपका यह प्रश्न हो सकता है कि सर इतने सारे लोगों ने इतने सारे कवियों को प्रथम कवि माना है, लेकिन सर्वमान्य कौन है? ठीक है, तो नोट देखो, लिखो, हिंदी का सर्वमान्य प्रथम कवि कौन हुआ? वह हुए सरहपा। ठीक है, और सरहपा, एक प्रश्न आपने ये फिर आपके दिमाग में आएंगे सर कि इतने सारे कवि को प्रथम माना गया है तो उनकी रचनाएं भी बहुत सारी होंगी, तो जो हिंदी की सर्वमान्य प्रथम रचना कौन सी है? ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार। हिंदी का सर्वमान्य प्रथम रचना कौन सा है? श्रावकाचार। देखिए, हिंदी की प्रथम रचना के बारे में बहुत मतभेद थे, बहुत लड़ाइयां चली, लेकिन श्रावकाचार्य को प्रथम रचना माना गया। अब आप पूछेंगे सर ये श्रावकाचार्य किसकी रचना है? तो यह है देवसेन। देवसेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना आप लोग ध्यान रखें कि देवसेन की एक रचना है श्रावकाचार्य, जो 933 ईस्वी में लिखी गई थी। उसी को सभी आचार्यों ने, सभी आलोचकों ने, विद्वानों ने प्रथम रचना माना है। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को वो माना गया है, तथा प्रथम रचना श्रावकाचार्य जो देवसेन की रचना है माना गया है। श्रावकाचार्य में 250 दोहे वर्णित हैं।
250 दोहे वर्णित है, जिसमें श्रावक धर्म, नियम व संयम वर्णित किया गया है। साथ ही यह पुस्तक साहित्यिक तत्वों को भी प्रस्तुत करती है दोस्तों। ठीक है, आदिकाल के समय सीमा के बारे में बता दिया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था, वह यह था कि आदिकाल की अंतिम सीमा, आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी गई है? तो जल्दी जल्दी इसको नोट करें, मैं ईस्वी में बता रहा हूं दोस्तों। अगर आपको संवत में निकालना होगा, विक्रम संवत में, तो +57 कर देना। अगर कोई संवत में दे रखा है, इसको ईस्वी में निकालना हो तो -57 कर देना। ठीक है, आइए देखिए, ग्रियर्सन हुए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1400 ईस्वी माना है आदिकाल की अंतिम सीमा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1318 ईस्वी, इसको संवत में करेंगे तो 1375 संवत, यही सर्वमान्य है। ठीक है, और मिश्र बंधु जो है, मिश्र बंधु ने 1387 ईस्वी, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने 1343 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1400 ईस्वी। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने 1320 ईस्वी। सातवां गणपति चंद्र गुप्त ने 1293 ईस्वी। ये ईस्वी में, अगर आपको संवत में बताना होगा तो +57 संवत कर देना। ठीक है, सब में। ठीक है, ये जो अंतिम सीमा है, जब बच्चों को फंसाना हो, बच्चों के उत्तर गलत कराने हो, तो ये प्रश्न पूछ देता है साथियों। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में यह प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है। यूपी टीजीटी की परीक्षा अब कठिन कर दी गई है, क्योंकि वहां से इंटरव्यू को हटा दिया गया है, तो यूपी टीजीटी में यह पूछा जा सकता है। ठीक है, DSSB में, EMRS में यह प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, लगभग हमने इतनी बातचीत कर ली। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है, आदिकाल जो चैप्टर है, उसमें कुछ अन्य तथ्य लेके आएंगे। या मान लो कि आपका यह पहला आदिकाल से संबंधित वीडियो है, तो साथियों वो आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। यह छोटे छोटे वीडियो में मैं आदिकाल की समग्र चीजों के बारे में बात करूंगा, सभी तथ्यों के बारे में बात करूंगा। बहुत जल्दी जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं चयनित, जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित एक विद्यार्थी है, अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका मैं बहुत जल्दी इंटरव्यू लेने वाला हूं। उसका इंटरव्यू आप लोगों के साथ साझा करूंगा साथियों। उससे आपको ठीक ढंग से पता चलेगा कि हमें अपनी तैयारी किस दिशा में रखनी है, कैसे तैयारी करनी है, तथा लगातार हम जेआरएफ की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जेआरएफ का इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं आप। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, पढ़ाई पाठशाला के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। बहुत ज्यादा मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, फिर मैं कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें लेकर आऊं, छोटे छोटे तथ्यों पर बात करूं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के इंपॉर्टेंट तथ्यों पर बात करूं, तथा 10 एक क्वेश्चन ही लेकर आऊं, लेकिन मैं लेकर आऊं। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप लोग पढ़ते रहे, अपने रिवीजन को प्रतिदिन करते रहे। इसी के साथ आज का यह लेक्चर समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।